हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम कर रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मिल रहे हैं हम आरटी एकेडमी पर। नहीं है नाम याद तो याद कर लो यार, साल भर पढ़ाएंगे फिजिक्स और इतनी शानदार कांसेप्ट क्लैरिटी आपको आएगी, इतने प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे कि मजा आ जाएगी। इसलिए अगर नहीं किया है शेयर तो करिए शेयर, और अगर अभी तक आप नए हैं, हमारा चैनल नहीं देखा है तो सब्सक्राइब करो ताकि आगे के वीडियोस लगातार मिलें। सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट आपको डिमांड है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ हम आपको पेश करेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, सही कॉन्सेप्ट्स और उनकी सही डेफिनेशन, सही डेरिवेशंस, उनके अच्छे प्रॉब्लम्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, नाम मत भूलिएगा। बहुत सारा अच्छा वक्त आईआईटी कानपुर में पढ़ते हुए निकाला है और क्लास 12th की हम फिजिक्स कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारा एजेंडा था कि डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होता है। लास्ट लेक्चर जो था, लेक्चर नंबर 16, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड करी थी, पोटेंशियल का कांसेप्ट बाकी था। चर्चा आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और दूसरा, अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में आप मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको कंसोलिडेट करना ही है। काम शुरू करते हैं। नहीं किया सब्सक्राइब, दोबारा कर लो। आरटी एकेडमी आंधी आ रही है, साल भर शानदार थक वीडियोस आएंगे, मजा आ जाएगी आपको। चलिए काम शुरू करते हैं। देखो पुराना सिस्टम, ये हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम निकाला था, कंपोनेंट करके चार्ज डेंसिटीज एक्सेट्रा की बातें करी थी। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर एंड ऑन पोजीशन जिसको बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट पर फील्ड निकाली थी। फिर हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड निकाली थी। और आज का जो डिस्कशन है वो है, ये देखो, जनरल पॉइंट पर फील्ड निकालने का तरीका भी सिखाया था। पर आज का डिस्कशन हमारा शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस की डेफिनेशन हम सब पहले सीख चुके थे। एक्सिस का मतलब है डाइपोल मूवमेंट के अलोंग जो लाइन है वो एक्सिस कहलाती है। डाइपोल मूवमेंट की लाइन कौन सी होती है? दो चार्जेस को मिला दो तो दो चार्जेस को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन कहलाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन, यानी कि डाइपोल की एक्सिस। दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी और उससे बहुत दूर किसी डिस्टेंट पॉइंट पर P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा एजेंडा है। खास बात क्या है? डिस्टेंट पॉइंट लिखा है, इसका मतलब जो R है वो बहुत 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 बड़ा हो जाएगा A से। दिमाग में बात रखिए, डाइपोल की जो लेंथ है वो A ना होकर 2A है, और डाइपोल से अगर कोई सेपरेशन नापा जाएगा तो विशेष ध्यान रखा जाएगा कि डाइपोल से सेपरेशन नापते वक्त इसके मिड पॉइंट से वो सेपरेशंस मेजर करने होंगे, ठीक है ना। और ये R डाइपोल के मिड पॉइंट से नापा गया है, ठीक है। इस P पॉइंट पर दो लोग इंडिविजुअली पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि P पॉइंट का पोटेंशियल Vp is nothing but V due to plus Q plus V due to minus Q। खास बात क्या है कि जो पोटेंशियल है बेटे वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई सीन नहीं। लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चार्जेस हैं वो साइन के साथ रखे जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस से पोटेंशियल कम हो सकता है, इसको नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं, जीरो पोटेंशियल बोल सकते हैं रेफरेंस वाले पोटेंशियल को, और ज्यादा पोटेंशियल होने पर उसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसलिए साइन के साथ चार्जेस को रखा जाएगा। तो फिर दो एजेंडे बचे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ये बात आपको निकालनी है P पॉइंट पर। तो अलग अलग काम कर लें। हम सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू निकालें, ऐसे लिख लेते हैं पूरा पूरा। पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा? तो हमने कहा प्लस क्यू से जरा दूरी देखो, ये रहा प्लस चार्ज और ये रहा P पॉइंट। मिड पॉइंट से डिस्टेंस है मेरे P पॉइंट की R, और ये सेपरेशन देखो तो बना हुआ है A, यानी R में से A को माइनस कर दो तो बनेगी Q से लेके P तक की सेपरेशन। तो हमने वो सेपरेशन लिख लिया R माइनस से। आप देखो ये Q ये P, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R माइनस है। तो हमने लिखा पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर
r माइनस a। अब इसी की जगह हमें लिखना है पोटेंशियल एट p ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, लेकिन r की चर्चा करो। ये मिड पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस जो है वो r है, और r से मुझे a सेपरेशन और आगे जाना है। अब a सेपरेशन और आगे जाना है का मतलब क्या हुआ कि r प्लस a करना है। तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा P पॉइंट है, इनके बीच का सेपरेशन देखोगे तो r प्लस a दिखाई देगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की जगह माइनस क्यू क्योंकि माइनस क्यू है और पोटेंशियल में साइन के साथ ही रखना होता है, एंड आई वुड बी राइटिंग इट एज r प्लस a। बस अब इन दो चीजों को मिलाकर ऐड करके लिख देना है, कहानी खत्म। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही पेज में आपको काफी कुछ करके दिखाया जा सके। P पॉइंट की बातें करें, टंग टंग नेट पोटेंशियल एट P क्या होगा, तो तुम्हें जानते हो कि V ड्यू टू प्लस Q, V ड्यू टू माइनस Q दोनों लिखे हुए हैं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r माइनस a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r प्लस a। गौर से देखो, ये जो माइनस था ना, इसको यहां पे ले आए बाहर, ठीक। अब इनमें से अगर आप गौर करोगे तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आ जाएगा। मेरे पास फर्स्ट टर्म में बचेगा r माइनस a और बाद में बचेगा r प्लस a। अब ये Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रहने दो, नीचे एलसीएम लो तो बेटा आपके लिए आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b दिखाई दे रहा है, तो a प्लस b ऊपर चला जाएगा, दैट वुड बी r प्लस a माइनस r प्लस a। ये क्या किया, कुछ खास नहीं, इसको ऊपर भेजा तो ये माइनस साइन लगा है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। r से r कैंसिल हो गया, निकल ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा मेरे पास, गौर से देखो, तो मेरे पास बचा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर देखोगे तो 2a बचा हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे देखोगे तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्लियर है मेरी बात, जवाब है 2aq को अगर देखोगे तो दिस 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस व्हिच इज कॉल्ड एज डाइपोल लेंथ, और अगर मैं q का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो डाइपोल मोमेंट बन जाता है, तो 2aq डाइपोल मोमेंट है, तो ऊपर मेरे लिए डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया v नेट का, लेकिन अभी v नेट का ये फॉर्मूला सही नहीं है, या ये कह लें कि स्पेशल केस वाला नहीं है। स्पेशल केस का क्या मतलब है, एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है, चाहे वो डिस्टेंट पॉइंट हो और चाहे डिस्टेंट पॉइंट ना हो। लेकिन अगर पॉइंट डिस्टेंट है, हम लिख लेते हैं फॉर डिस्टेंट पॉइंट। डिस्टेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वही कहानी कि r जो है वो a से बहुत बड़ा है, p पॉइंट बहुत दूर है डाइपोल से, और मेरा डाइपोल बहुत छोटा है, ये मिलीमीटर्स में, और ये p डिस्टेंस, p की डिस्टेंस मीटर्स में, तो 1000 टाइम्स ऐसे भी ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंट पॉइंट के लिए जो r है वो पहले ही कंडीशन में बताया कि a से बहुत बड़ा है, तो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए a को r में तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, और अगर स्क्वायर के टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो लॉजिकली इग्नोर किए जा सकते हैं। तो वी विल इग्नोर दिस a इन फ्रंट ऑफ r स्क्वायर। तो हमारे लिए जो v नेट है बेटा एट p for a distant point that would become as p by 4 pi epsilon naught r square only, क्योंकि a square तो 0 की तरफ चला जाएगा। This becomes the final formula, और ये for distant point आ गया। और ये इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए, बहुत ही खास है। खास बात क्या है कि अगर आप पोटेंशियल को देखोगे तो पोटेंशियल 1/r स्क्वायर से फॉल कर रहा है। अभी तक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1/r से फॉल करता था। पूछा जाता है कि पोटेंशियल क्या 1/r स्क्वायर से फॉल करता है, तो बच्चे जनरली सोचते हैं कि कूलम्स लॉ से तो निकालते थे पॉइंट चार्ज का 1/r, लेकिन पॉइंट चार्ज का नहीं, जनरली पूछा गया 1/r स्क्वायर से फॉल कर सकता है, तो जवाब है हाँ, डाइपोल का करता है। और डाइपोल की डेफिनेशन ही है
इस पर्टिकुलर चीज से डाइपोल की डेफिनेशन लिखी जाती है। डाइपोल में ऐसा सिस्टम जिसका नेट चार्ज 0 हो और किसी डिस्टेंट पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 1/r² से फॉल करता हो, ऐसा सिस्टम डाइपोल कहलाता है। जरूरी नहीं कि इसमें दो ही चार्जेस हो, पर हमारे कोर्स में वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोटाइप के दो चार्जेस हैं और नेट चार्ज देखोगे तो डाइपोल का 0 ही निकल के आएगा और डिस्टेंट पॉइंट पे पोटेंशियल देखोगे तो 1/r² से फॉल करेगा। ये डेफिनेशन है डाइपोल की, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। आइए बड़ी आसानी से क्लियर होगा। आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो सबको पता है कि अगर हम कहीं भी गलती से एक्सेस का पॉइंट करके आए हैं तो इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट भी हमें करना ही है। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या करना है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है, वी हैव मेड अ डाइपोल हियर। और अगर डाइपोल बन ही चुका है तो क्यों ना इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करें। डाइपोल मोमेंट को अगर आप देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ बनेगा, दिस इज योर एक्सेस। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन और इसी को ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है मेरी बात? दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पर इस मिड पॉइंट से किसी r सेपरेशन पर एक पॉइंट है P, जहां मुझे पोटेंशियल निकालना है, जहां फील्ड या पोटेंशियल निकालना होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम दिया करते हैं फील्ड पॉइंट। आपके सामने लिखा हुआ है पहले से। अब देखें, ये जो सेपरेशन आपको दिया है आधा, वो a है, ये आधा भी a है, तभी तो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है या डाइपोल की जिससे लेंथ बोलते हैं वो 2a है। क्लियर है मेरी बात? फ्रैक्शन से बचने के लिए तो ये बीच का सेपरेशन अगर r है, दिस इज योर 90, दिस इज योर 90, तो ये हाइपोटेन्यूज है ये लेंथ। आप देखो ये लेंथ हाइपोटेन्यूज है तो r² + a² का रूट बनेगी। सिमिलरली r² + a² का रूट ये भी बनेगा। सेपरेशंस आर ओके। हां, तो P पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखा जाए? टंग टंग टंग, V net at P is equal to V at P due to plus Q plus V at P due to minus Q। दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल्स लिखिए, उनको ऐड कर दीजिए। स्केलर एंटिटी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं उन सब की वजह से इंडिविजुअल क्या पोटेंशियल आ रहा है उनको अगर ऐड कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है। अब देखें कि इस नेगेटिव चार्ज से कितना पोटेंशियल बनेगा, तो हम लिख लेते हैं V ड्यू टू माइनस Q कितना होगा, तो हम कहेंगे 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू माइनस Q है, ध्यान रखेंगे पोटेंशियल लिखते वक्त चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। और चार्ज से फील्ड पॉइंट की दूरी कितनी है, तो सबको दिखाई दे रहा है जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q एंड फील्ड पॉइंट P। ये तो वो तो r² + a² का रूट है, तो हम लिख लेते हैं r² + a² की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। अच्छा, अब इस प्लस चार्ज की वजह से लिखते हैं V ड्यू टू प्लस चार्ज। तो हमने कहा प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल वही 1/4πε0 Q/r, तो Q तो पॉजिटिव Q हो गया। और R अगर देखोगे तो लॉजिकली फिर से वही दिखाई दे रहा है, r² + a² का रूट, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आप लिखेंगे r² + a² का रूट, पाइथागोरस तो दिखाई दे रही है इस ट्रायंगल में। बस ये तुम्हारा निकला प्लस Q का चार्ज की पोटेंशियल और ये निकला माइनस Q का पोटेंशियल। अब तुम्हें अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो तुम्हें ऐड कर देना है, V नेट लिखो और तुम इसे लिखो और इसे लिखो। तो पहले इसको लिखते हैं, देखना गौर से क्या लिखा हुआ है, 1/4πε0 Q/r² + a² की पावर 1/2। ठीक है, और उसके बाद इसे लिखो, ये माइनस को बाहर ले लो तो यहां लिखो माइनस, फिर देखो 1/4πε0 Q/r² + a² की पावर 1/2। क्या लेफ्ट वाला और राइट वाला टर्म देखो और से, ये दोनों टर्म्स बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो जवाब है 1/4πε0 इज कॉमन, Q इज कॉमन, r² + a² की पावर 1/2 इज कॉमन, तो 1 - 1 इज 0। इक्वल क्वांटिटीज माइनस हो रही हैं तो पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0। और ये पोटेंशियल 0 किसी अप्रोक्सीमेशन में नहीं आ रहा है, किसी भी लेंथ पर आ रहा है, यानी टोटल इक्वेटोरियल लाइन इज एट 0 पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन इज 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। पोटेंशियल at each point of equatorial line is 0
लॉजिकली क्लियर है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर, अच्छी बात। अब कोई बच्चा ऐसा कह सकता है, सोच सकता है कि यार ये भूल जाओ कि जीरो है, बट व्हाटएवर द पोटेंशियल इज हियर व्हिच इज जीरो इन फैक्ट, लेकिन जो भी पोटेंशियल है, कि यहाँ भी वही पोटेंशियल है जीरो, कि यहाँ भी वही पोटेंशियल है जीरो। लॉजिक क्या है? पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि ये तो जीरो निकल के आया कि नहीं आया? आया। पर ये तो r डिस्टेंस पे है, अब r तो वैरी करा लो यार, ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले आओ, r कुछ भी होगा पोटेंशियल जीरो आएगा। यानी पूरी की पूरी इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल जीरो है। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और अगर नीचे चले जाओगे तो वहां भी जीरो ही बन के आने वाला है। तो लॉजिक क्या कहता है? कहता है कि भैया ऐसा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, पर जितना भी है वो बदल नहीं रहा है। तो पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल लाइन इज नॉट गेटिंग चेंज्ड। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल सेम है ना? तो हम इस बात को थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और उसके बाद आपसे थोड़ी और बातें करते हैं। तो हमारे लिए लिखा गया कि पोटेंशियल, देखिएगा मैं लिख के आपको बता रहा हूं, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन इज सेम which is in fact zero, लेकिन बदल नहीं रहा है, ठीक, सेम which is not changing। तो पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम हो गया। ये तो इक्विपोटेंशियल लाइन होती थी, याद करो मैंने कहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन का कांसेप्ट आएगा कि ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाए। 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही रहे, 3 है तो 3 रहे, 0 है तो 0 ही रहे। तो दिस इक्वेटोरियल लाइन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोटाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल कर्व। तो इक्वेटोरियल लाइन is an equipotential curve। इक्वेटोरियल लाइन जो है, इक्वेटोरियल लाइन वो इक्विपोटेंशियल कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो जैसे मान लो हमारे पास ये डाइपोल है और ये आई कैप में है, एक्स एक्सिस में है, तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन जे कैप में होगा ये भी तो एक जीरो पोटेंशियल पर होगा, और जो के कैप में होगा क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी जीरो पोटेंशियल पे ही होगा। एंड यू सी कि दो इक्वेटोरियल लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल कर्व और इक्वेटोरियल लाइन की कहानी आती है हमारे पिक्चर में। आइए अगला एक पॉइंट है, वो क्या कह रहा है? जनरल पॉइंट पर डाइपोल निकालें। इक्विपोटेंशियल आएंगे अभी इसके बाद, ठीक, जो सिखाया है उसको गौर से देखना, ठीक है ना। एक्सिस पर पोटेंशियल P/4πε0r², इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0, ठीक। तो जब कहेगा कि P पॉइंट पर कोई जनरल पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट से एंगल देखो, अगर आप डाइपोल मोमेंट यहां लगा हुआ है एंड दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, और r वेक्टर को अगर आप देखोगे तो r वेक्टर ये बना हुआ है आपके लिए, एंड दिस r वेक्टर हैज मेड एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। तो मेरे लिए एक काम होता था, कहानी ये थी कि हम डाइपोल के दो हिस्से कर लेते थे। वन वाज अलोंग द r वेक्टर और वन वाज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ठीक है। जो अलोंग द r वेक्टर आता था उसको हम लिखा करते थे p cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर आता था उसे हम लिखा करते थे p sin थीटा। आप वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे एग्जैक्टली यही निकल के आने वाले हैं। अब मैं इस अपने ओरिजिनल डाइपोल को भूल जाता हूं और ये याद रख लेता हूं कि मेरे पास दो डाइपोल्स हैं, वन इज p cos थीटा, अदर इज p sin थीटा। क्लियर है मेरी बात? तो p cos थीटा की वजह से पोटेंशियल और p sin थीटा की वजह से पोटेंशियल को ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे v net at p is equal to v due to p cos theta plus v due to p sin theta। अब चर्चा p cos theta और p sin theta की, तो आइए v due to p cos theta, तो याद देखो क्या p cos theta के अलोंग ही मेरा पॉइंट पड़ रहा है? तो जवाब है हाँ। क्या है p cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया है? तो हम कहेंगे हाँ एक्सियल पॉइंट हो गया है। अगर ये p पॉइंट p cos थीटा वाले डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया है तो एक्सिस की अभी डाइपोल हम लोग पोटेंशियल पढ़ के आए हैं, एंड दैट इज p डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। लेकिन इस बार p नहीं है, वो p के एक्सियल पॉइंट नहीं है, p cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है। तो डाइपोल मोमेंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? p cos थीटा। अच्छी बात। अब किसकी चर्चा करें?
परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की, तो आइए परपेंडिकुलर कंपोनेंट करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज p sin थीटा, और p sin थीटा की वजह से पोटेंशियल लिखें, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि p sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये p पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब p sin थीटा वाले कंपोनेंट के लिए ये p पॉइंट इक्वाटोरियल लाइन पे आ गया है। कोई भी डाइपोल के इक्वाटोरियल लाइन पर पोटेंशियल अभी अभी देखा जीरो होता है, तो p sin थीटा के लिए पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि P पॉइंट इक्वाटोरियल लाइन पर आता है, इक्वाटोरियल पॉइंट। याद रहेगा बिल्कुल। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। ये वाला टर्म तो भैया जीरो है, डायरेक्टली दिखाई देता है, और V नेट का जो फॉर्मूला है वो बन गया P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या एकदम आसानी से आया है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। ये पोटेंशियल की बात है। तो हम लोगों ने तीन चीजें देखी हैं अभी। हम लोगों ने देखा है पोटेंशियल एक्सेस वाले पॉइंट पर, फिर हमने देखा है पोटेंशियल इक्वाटोरियल पॉइंट पर, और उसके बाद उसका वो इक्वल पोटेंशियल होना भी देख लिया हम लोग, जीरो पोटेंशियल पर होता है। फिर जनरल पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल देख लिया। तीनों डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, याद रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल। अगली कहानी क्या है, गौर से देखिए। अगली कहानी उसी की, जो इक्वल पोटेंशियल कर्व और सर्फेसेस हम छोड़कर आ रहे हैं लगातार के डाइपोल में सीखेंगे। डाइपोल गिव्स अ क्लियर पिक्चर कि वो जो एक लाइन है जिसको इक्वेटोरियल लाइन बोल रहे हैं, उस पर पोटेंशियल हमेशा जीरो आ रहा है। जीरो शब्द को छोड़ दें, इस बात को पकड़ लें कि पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। तो देयर कैन बी अ लाइन और देयर कैन बी अ सरफेस आल्सो, जिस लाइन या जिस सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इट मे बी अ जीरो पोटेंशियल, इट मे बी 1 वोल्ट, इट मे बी 2 वोल्ट, इट मे बी -3 वोल्ट, -7 वोल्ट और सो कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का है, सेम पोटेंशियल सारे पॉइंट्स का रहेगा। पूरी लाइन एक पोटेंशियल पर रहेगी या पूरी सरफेस एक पोटेंशियल पर रहेगी। एंड दिस लीड्स टू अ न्यू कांसेप्ट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल कर्व्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपके सामने पहले लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल कर्व्स एंड सरफेसेस। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, भूलना तो किसी कीमत पर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आइए भाई, क्या है इक्विपोटेंशियल कर्व की डेफिनेशन पहले और सरफेस की बाद में। आपके सामने लिखी हुई है पहले से। इक्वी अलाइन इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, मतलब इट मे बी अ वायर, कॉपर वायर। और मेटल्स की प्रॉपर्टी तो ये होती है सीधी सीधी कि मेटल्स आर इक्विपोटेंशियल। मेटल्स, अभी मैं मेटल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा जब स्फीयर्स आएगा। हालांकि कोर्स में नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड अ लेक्चर फॉर स्फीयर आल्सो। हालांकि कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना, स्फीयर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना है, बट एक लेक्चर तो उसमें हम देंगे। अ लाइन मे बी रियल, मे बी इमेजिनरी, मन में सोची जा सकती है, और कर्व, इट मे बी अ कर्वीलिनियर पाथ आल्सो, each point of which is at equal potential is called equipotential curve, जिसका हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल हो। जैसे एक इक्विपोटेंशियल टाइप की लाइन बनाई, मतलब मुझे नहीं पता इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, बट ये इक्विपोटेंशियल कब हो जाएगी? इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, अगर यहाँ का 2 वोल्ट है तो यहाँ का भी 2 वोल्ट है, 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 तो यहाँ का भी 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट is just an example. आप 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0, 7, 5, -2, -3 कुछ भी ले सकते हैं। Whatever be the voltage at a single point, it will be carried out through the line. सब जगह पर सेम रहेगा। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो there is a surface, ऐसे कोई भी मान सकते हैं, उसका ये पॉइंट उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, कहीं भी ले जाओ, हर जगह का पोटेंशियल आपको सेम दिखाई दे जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर यहाँ भी, तो 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 यहाँ भी, हम कहेंगे इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हिच हैज पोटेंशियल V। कोई दिक्कत तो नहीं? एक ऐसी सरफेस जिसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो, हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। A surface each point of which is at same potential is called equipotenशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल कर्व्स एंड सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल कर्व और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। मतलब जिस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर अगर आप इक्विपोटेंशियल कर्व या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, तो ये सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेंगी। क्यों परपेंडिकुलर रहेंगी? अभी बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लो पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक से। इक्विपोटेंशियल कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल कर्व्स हो वो एक दूसरे को कट कर सकते हैं, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एक दूसरे को कट करना अलाउड नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ये बात याद रखनी है, ये बच्चों को पता नहीं होता, ज्यादा याद भी नहीं रखते, पर ये याद रखना है ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन कि चाहे कर्व हो चाहे सरफेस हो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसा क्यों? आइए करते हैं। तो एक छोटी सी बात बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक इक्विपोटेंशियल टाइप की सरफेस है, जैसे ये, यहां का पोटेंशियल V और इस पॉइंट का पोटेंशियल V, तो हम कहेंगे ठीक है। अब अगर मैं अपने किसी चार्ज को विच इज Q मैं यहां से उठा के यहां पे ले जाऊं इस जगह पे, तो मुझे कितना वर्कडन करना पड़ेगा? तो तुम कहोगे वर्कडन करने के लिए बहुत जरूरी है कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू पॉइंट्स। मुझे पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसकी वजह से दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा जीरो निकल के आएगा, इस वजह से वर्कडन भी जीरो निकल के आएगा। अब मैं इसी वर्कडन को दूसरी शक्ल से सोचूं तो मैं इस वर्कडन को कह सकता हूं F वेक्टर डॉट D वेक्टर। D वेक्टर क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स वेक्टर को लिख सकते हैं चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट D वेक्टर। क्या इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? तो तुम कहोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो पोटेंशियल का कांसेप्ट आ रहा है, वरना क्या आएगा? तुम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है? नहीं नहीं, हम तो चला के गए, डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दिया। E वेक्टर इज नॉन जीरो क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो पोटेंशियल आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नॉट जीरो। लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वर्कडन पक्का पक्का जीरो है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मैं किसी पॉइंट को चलाऊं, किसी चार्ज को चलाऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट टू पॉइंट्स इज जीरो, जिसकी वजह से वर्कडन आने वाला है जीरो। इट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो किसी कीमत पर कोई वर्कडन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल इज सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, हेंस द वर्कडन बिकम्स जीरो। अच्छा, अब यार अगर ये चीज जीरो हो गई तो ना चार्ज जीरो है, ना E जीरो है, ना D जीरो है, तो पक्का पक्का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ होगा। तो इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं कि E डॉट D वेक्टर which is equal to जीरो। तो हम लिखेंगे E into D into cos थीटा is equal to जीरो। तो पक्का पक्का ये दोनों तो नॉन जीरो है, इसको जीरो की तरफ ले जाओ, तो cos थीटा is equal to जीरो, तो थीटा की वैल्यू निकल के आती है पाई बाई 2। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से पक्का पक्का परपेंडिकुलर थी। क्लियर है मेरी बात? हाँ। और ये जो बात आई कि वर्कडन जीरो है, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, तो यहां मैं दोबारा लिख देता हूं एक प्रॉपर्टी आपके लिए। ठीक, प्रॉपर्टी देखिए क्या है। वर्कडन इन मूविंग any charge between 2 points on the same equipotential surface is zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को मूव कराओगे तो किसी प्रकार का कोई वर्कडन करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? इसी बात का एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने यहां दिया मैं यहां देता हूं। Along the equipotential surface, no component of electric field is there। तो कॉमन सेंस है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करा देती और फिर वर्कडन कर देती। लेकिन हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग घूमोगे तो सेम पोटेंशियल में नाच रहे होगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसकी वजह से किसी प्रकार का कोई वर्कडन नहीं होगा। अब कोई वर्कडन नहीं है तो कॉमन सेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने का कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। क्लियर है? तो अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड है पर अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, सारी की सारी परपेंडिकुलर है। तो V at each point of the surface is same, जिसकी वजह से अब देखो, अगर मैं यहां पर एक सरफेस कंसीडर करता हूं, यहां पर V, 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 हर जगह पोटेंशियल V भी है। मैं चाहे यहां से यहां जाऊं, 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 कैसे भी दौड़ लूं, बस मुझे दौड़ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है। हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो मैं V is सेम। तुम कहोगे हां,
तो मैं कहूंगा जरा dv/dr निकाल के बताओ, तो तुम कहोगे 0। हम कहेंगे ऐसा क्यों? तुम कहोगे यार इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चलो तो पोटेंशियल रहेगा सेम, और अगर पोटेंशियल है सेम तो मतलब पोटेंशियल है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव निकालो तो चेक मार के 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि dv/dr अगर निकाला जाए अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वो कांस्टेंट हो जाएगा v, जिसकी वजह से उसका डेरिवेटिव आएगा 0। और अगर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है -del v/del r, और तुम्हें पता है कि del v/del r तो 0 है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या निकल आती है 0। लेकिन del v/del r कब 0 है? तब 0 है जब ये r along the surface माना गया है। along the surface का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के along माना गया है, तब जाकर के ये 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के along आने वाला नहीं है। ये है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनकी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज जो बोर्ड में पूछी जाती है। आइए भाई, 3 प्रकार की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको समझनी है, जाननी है, इन्हीं से पता पड़ेगा। 3 सिमेट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। पहली सरफेस है पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरी है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। मैंने फॉर लाइन चार्जेस लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लाइन चार्जेस कैसे होने चाहिए, इनफाइनाइट काइंड ऑफ लाइन चार्जेस होने चाहिए। तीसरी सिमेट्रिक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फील्ड। तो ये एक लीनियर फील्ड हो गई, और ये सिलेंड्रिकल फील्ड हो गई, ये स्फेरिकल फील्ड हो गई। इन तीनों के लिए हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। पॉइंट चार्जेस के लिए आप देखें तो किसी एक पॉइंट से चार्ज से किसी r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है, r डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल होगा, r डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल होगा, r डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल होगा, r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल होगा। तो वी कैन क्रिएट अ स्फीयर आउट ऑफ इट, और उसके बाद उसके सेंटर पर अगर मैं चार्ज को रख दूं तो वो जो स्फीयर होगा उस स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट मेरे चार्ज से बराबर दूरी पर होगा, और पोटेंशियल का फार्मूला होता है kq/r। तो kq/r की वजह से आपको दिखाई देगा कि इस सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, एंड दिस spherical kind of imaginary surface is nothing but a equipotential surface। और इसका शेप कैसा होगा? शेप होगा spherical shaped। क्लियर है? तो अगर मैं इस रेडियस को बढ़ा दूं तो इसको मैं बोल देता हूं r1, और मैं बड़ी वाली रेडियस को बोल देता हूं r2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और बड़ा स्फीयर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अच्छा, ये दोनों का पोटेंशियल आपस में सेम नहीं, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पिंक वाले के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, ग्रीन वाले के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ग्रीन और पिंक का आपस में सेम नहीं है। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखना है कि चार्ज को सेंटर पर रखेंगे तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। यहां पे देखिए आपके पास एक वायर है व्हिच इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट वायर, और उसमें लैम्डा जो है वो कांस्टेंट ले रखा है। तो जितनी भी फील्ड होगी वो वायर के परपेंडिकुलर जाने वाली है। तो आप देखें कोई ऐसी सरफेस बना सकते हैं जो कि एक इक्विपोटेंशियल हो। तो इस वायर से किसी d डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा, इस वायर से इधर d डिस्टेंस पे भी वही पोटेंशियल होगा। मैं बाहर आऊं d डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल है, मैं अंदर चला जाऊं तो भी d डिस्टेंस पे वही पोटेंशियल है। एंड इफ यू सी कि ये पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ सिलेंडर बन जाएगा, जिस सिलेंडर के एक्सिस पर मेरा वायर होगा और सिलेंडर की सरफेस का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा, इसलिए सिलेंड्रिकल फील्ड निकल के आती है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। कांस्टेंट फील्ड देखिए, ये कांस्टेंट फील्ड की डेफिनेशन क्या है कि जितनी भी लाइनें सॉरी जितनी भी लाइनें हैं वो सारी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी हो और इक्विडिस्टेंट भी हो। तो क्या करें, इन सारी लाइनों के परपेंडिकुलर आप एक प्लेन बना लें। सरफेस समझते हो ना, लाइनें जा रही ऐसे एक सरफेस लगाती इस तरह से, ये सरफेस, और लाइनें जा रही इस प्रकार से ऐसे। क्लियर है? तो इस तरह से जब लाइनें जाएंगी तो आपकी लाइनें सरफेस के परपेंडिकुलर भी रहेंगी, और किसी कीमत पर इस सरफेस में इधर से इधर जाने का, यहां से यहां आने का, यहां से नीचे आने का, नीचे से अंदर जाने का और ऊपर जाने का कोई भगदड़ नहीं करना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो। तो इस तरह की जो प्लेनर सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। किसके लिए? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ये सरफेसेस जो है, मैंने ऐसे ये जो बना रखे हैं, ये बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि दीस सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। आइए भाई आगे बातें करें। अब डाइपोल की चर्चा करते हैं। अभी तक जो डिस्कशन था वो इस बात पे था कि डाइपोल क्या क्रिएट करता है। डाइपोल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल क्रिएट्स डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्रिएट्स पोटेंशियल, और उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक नया कांसेप्ट बीच में डाल के 5 मिनट हम लोगों ने एंजॉयमेंट कर लिया।
अब चर्चा इसकी कि डाइपोल को अगर किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। There can be two types of electric fields. One is constant, other is non-constant or variable electric field. हमारे कोर्स में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कांसेप्ट नहीं है, तो हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ कर आगे चलेंगे। डाइपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा अगर करें बेटा, तो क्या क्या इसके ऊपर होगा, क्या क्या ये एक्सपीरियंस करेगा उसकी बात करते हैं। तो वी हैव कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस बनी हुई, और आपके पास एक डाइपोल है। मैं बहुत बड़ा करके डाइपोल को दिखा रहा हूं, बहुत छोटा टाइनी होता है। जहां टेल होता है वहां नेगेटिव चार्ज होता है, जहां हेड होता है डाइपोल मोमेंट का वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज L। क्लियर। अब अगर मैं इन पर फोर्सेस लिखने जाऊं तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगी, दैट इज QE, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स आएगी वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, दैट इज QE। और आप इन दोनों को अगर देखोगे तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट है। And if the field is constant, if the electric field is given constant, this E and this E are equal. ये दोनों बराबर हैं, और जैसे ही बराबर हो गए तो इस सिस्टम पे अगर मैं इंडिविजुअल चार्जेस को भूलकर मैं डाइपोल को एज अ सिस्टम कंसीडर करूं, तो डाइपोल पर एक फोर्स लगी आगे और दूसरी फोर्स लगी पीछे। इस फोर्स का फॉर्मूला है QE, इसका फॉर्मूला भी है QE। तो अगर मैं सोचूं कि इसका नेट फोर्स क्या होगी, तो तुम कहोगे कि नेट फोर्स तो जीरो है, क्योंकि QE फोर्स आगे और QE ही पीछे। अब सोचो कि अगर ये कांस्टेंट फील्ड ना होती, वेरिएबल फील्ड होती, तो फील्ड बदल रही होती, तो आगे की जगह पर फील्ड अलग और पीछे की जगह पे फील्ड अलग होती, जिसकी वजह से हम ये कह लेते हैं कि फोर्स भी जीरो नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्स जीरो नहीं है, डाइपोल पर फोर्स जीरो है। तो डाइपोल पर अगर फोर्स जीरो है तो लॉजिकली डाइपोल का एक्सेलरेशन भी जीरो। तो तुम कहोगे हाँ साहब एक्सेलरेशन भी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर तुमने डाइपोल को एक बार रोक कर रख दिया तो वेलोसिटी जीरो। अब क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो डाइपोल मूव करने वाला नहीं है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी गेन नहीं करेगा। आप देखें तो फॉर्मूला लगाइए, v is equal to u plus at, और अगर एक्सेलरेशन है जीरो तो v is equal to u निकल के आता है, और जब आपके सामने v is equal to u आता है मतलब जितनी वेलोसिटी पहले थी डाइपोल की उतनी ही रहने वाली है। एंड इफ यू मेक अ डाइपोल स्टॉप समवेयर इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहोगे बेटा अभी रुक, और उसके बाद डाइपोल कहेगा मेरे ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो चलेंगे क्यों, तो ट्रांसलेट नहीं करेगा, डाइपोल विल नॉट ट्रांसलेट। डाइपोल विल नॉट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बात को ट्रांसलेट करना है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं भागेगा। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार एक पॉइंट पे फोर्स ऊपर लग रही है, एक पे नीचे लग रही है, और ऐसे किसी को घुमाया जाएगा तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा, क्लॉकवाइज घूम जाएगा? तो जवाब है हाँ, घूम तो जाएगा। अगर घूम जाएगा तो अच्छी बात है, गड़बड़ हो गया। हाँ, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन ये है कि एफ नेट जो है बेटे वो जीरो होता है, लेकिन क्योंकि डाइपोल आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि घूम जाएगा, और घूमेगा, बिल्कुल तय बात है कि घूमेगा, तो टाउ नेट जो है ना बेटा वो जीरो नहीं होता। ठीक, नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे लगाना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं होता आप गौर से देखिए, जरा कलर बदला जाए, टंग टंग। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाइन ले ली एंड दिस इज माय एंगल थीटा, ठीक है ना। इस पॉइंट जहां पे मैंने माइनस चार्ज रखा हुआ है इसको नाम दे देते हैं ए, और मैं कहता हूं टॉर्क अबाउट ए निकाल के देख। तो टॉर्क अबाउट ए निकालेगा बेटे तो इस वाले फोर्स की टॉर्क तो हो जाएगी जीरो, कारण कि ये फोर्स मेरा उसी पॉइंट के अबाउट जा रहा है, पास हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इस वाले फोर्स की बात करें, हाँ ये तो बराबर है, गौर से देख, ये एंगल थीटा है, तो सर ये फोर्स हो गई और ये बीच की लेंथ हो गई, तो फिर ऐसा नहीं तुम्हें दिखाई दिया कि QE फोर्स है और L इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो साहब ए पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क आया कि नहीं आया, तो जवाब है आया। इसका मतलब साहब टॉर्क जीरो नहीं है, तो टॉर्क जीरो नहीं होगा लेकिन फोर्स हमेशा जीरो होगी, ये तय बात है। क्या टॉर्क हमेशा जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, तो जवाब ये है कि कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं होगा। आइए देखिए,
ये पॉइंट को इधर रखा, यहाँ पे फोर्स लगी QE, और इधर रखा तो यहाँ फोर्स लगी QE पीछे, तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 है, पर तुम्हें अब लग रहा है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की लाइन से ही पास हो रही हैं, तो किसी कीमत पे ये घूमने वाला नहीं है। जब ये नहीं घूमेगा तो हम कहेंगे कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में। अगेन इस डाइपोल को उल्टा करके रख दो, तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगी फील्ड की दिशा में और माइनस पे फोर्स लगेगी फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगेन एक ही लाइन पर है, तो ये घूमेगा नहीं, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम में। आप अगर इसको बहुत गौर से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी बात दिखाई देगी। माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट, प्लस से माइनस की तरफ डाइपोल मोमेंट। आपको एक बात दिखाई दी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 एंगल है, और नीचे वाले केस में डाइपोल मोमेंट उल्टा है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो थीटा की वैल्यू बेटे 180 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और जब थीटा 180 होगा तो डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है बेटा? ये स्टेबल अनस्टेबल पहले करा चुके हैं, सबको पता है कि मेन पोजीशन से अगर डिफ्लेक्ट करो, मेन पोजीशन की तरफ वापस आ जाए तो स्टेबल, और दूर चला जाए तो अनस्टेबल। 0 डिग्री के केस में स्टेबल और 180 डिग्री के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है। अच्छा, यानी 0 180 पे टॉर्क 0 हो जाएगा, इसके अलावा टॉर्क रहेगा। जवाब है हाँ। फोर्स का तो कोई कांसेप्ट बचा नहीं, क्योंकि फोर्स 0 हो गई, तो तुम कहोगे हाँ फोर्स तो 0 हो गई। जब उसका कांसेप्ट ही नहीं बचा तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉर्क कि भैया कभी 0 हो रहा है, कभी नॉन 0, इस केस में नॉन 0, इस केस में 0, तो क्या है इसका फार्मूला और किसके अबाउट घूमेगा हमारा डाइपोल। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज नथिंग बट द टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम आपके साथ बना हुआ है, सामने से एक डाइपोल मैंने बना दिया है, माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज यहाँ, तो माइनस से प्लस की तरफ आपका डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बेटे वो मैंने थीटा लिख रखा है। अच्छी बात है। जहां पर मैंने इस माइनस चार्ज को रखा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A एंड वी फाइंड टॉर्क एट A। ध्यान रखें F नेट ऑन डाइपोल इज 0। 11th क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रोटेशनल मोशन में, आप लोग को याद नहीं होगा शायद, या याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक फोर्स होती थी, इसको बोलते थे कपल फोर्स। कपल फोर्स का मतलब होता था एक बॉडी है जिस पर ऊपर नीचे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगे, तो ये कपल फोर्सेस कहलाती थी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगने से होता क्या था कि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 हो जाती थी। ठीक, नेट फोर्स क्या होती थी? 0 हो जाती थी। नेट फोर्स अब 0 हो गई। अब जब ये नेट फोर्स 0 हो गई, लेकिन क्या टॉर्क 0 होगा? तो तुम कहोगे नहीं, टॉर्क तो है। तो इसके टॉर्क ऑफ कपल का जो फॉर्मूला हुआ करता था, उस टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला होता था कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस, तो r परपेंडिकुलर लगा देते हैं। ये ऐसा कुछ निकल के आता है। सिमिलर कहानी यहां पर दिखाई दे रही है। इफ यू सी r डाइपोल, तो प्लस चार्ज पे फोर्स आगे है QE, माइनस चार्ज पे फोर्स पीछे है QE। क्या ये इक्वल एंड ऑपोजिट है? हाँ। एक ही बॉडी को लग रही है? हाँ। तो कॉमन सेंस है, डाइपोल एज अ सिस्टम इज being acted upon by a couple force। आपके सामने तो डाइपोल की जो टॉर्क है वो इसी तरह लिखना चाहिए। हाँ, घूमेगा किसके अबाउट? तो ध्यान रखें, जब भी कभी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो सिस्टम घूमेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक, F नेट 0, तो सिस्टम will rotate about center of mass। ये तय बात है, 11th क्लास के रोटेशन में हम ये टॉपिक्स करके आए हैं। ठीक, सिस्टम जो है जब उस पे नेट फोर्स 0 होगा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। यानी कि अगर मेरा डाइपोल है तो डाइपोल का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो डाइपोल इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। अच्छा, एक बात और कि टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट इज सेम। जब भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, जब भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, उस वक्त हम ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में जिस पर नेट फोर्स 0 है, अगर उस पे किसी तरह का टॉर्क आ रहा है तो किसी एक पॉइंट से जितना टॉर्क आएगा, किसी भी पॉइंट से उतना ही टॉर्क आएगा। तो चाहे हम ए पॉइंट से निकाल लें, चाहे प्लस चार्ज के लोकेशन से निकाल लें, चाहे हम सेंटर ऑफ मास से निकाल लें, जहां से मेरी मर्जी वहां से मैं डाइपोल का टॉर्क निकालने की कोशिश करूं, जो वैल्यू किसी एक जगह से आएगी वही वैल्यू हर जगह से आएगी। घूमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
क्लियर है मेरी बात? तो सहूलियत के लिए क्या करते हैं, ए पॉइंट से निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर होगा। ये थ्योरम्स हैं, रोटेशन मोशन में पढ़ाई जाती है क्लास 11th में। तो टॉर्क अबाउट ए लिखने की हम कोशिश करते हैं। टॉर्क अबाउट ए का मतलब क्या है? टॉर्क अबाउट ए का मतलब हुआ कि टॉर्क ड्यू टू लेफ्ट वाला क्यूई, ठीक, माइनस क्यूई और प्लस टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यूई, यही तो बातें हो रही हैं। तो जवाब है हाँ बिल्कुल यही है कि माइनस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगी उसका टॉर्क और प्लस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगी उसका टॉर्क मिला दें तो नेट टॉर्क आ जाएगा। आपको ये वाली फोर्स जो है वो ए पॉइंट से पास होती दिखाई दे रही है। यू कैन सी कि ये फोर्स ए से ही पास हो रही है और हम जानबूझकर ए से ही पोटेंशियल टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ए से ही टॉर्क निकाल रहे हैं तो कॉमन सेंस से इस माइनस क्यू वाले चार्ज पर टॉर्क कितना लगा, जीरो। उस वाली फोर्स से डाइपोल का टॉर्क जीरो किया। तो अगली कहानी क्या बची, प्लस क्यूई वाली फोर्स की वजह से डाइपोल पर टॉर्क लिखा जाए। तो आइए अब आप देखें जो फोर्स है बेटा वो आगे की तरफ है इस प्रकार से, और अगर आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को आगे बढ़ा दें तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा निकल के आता है। इस पाइवोट पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, यहां से यह फोर्स के पॉइंट की दूरी जो है वो L है, डाइपोल की लेंथ के बराबर। तो आपके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर इंटू साइन थीटा। फोर्स की जगह आप फॉर्मूला लिखेंगे Q इंटू ई, आर की जगह आप लिखेंगे L क्योंकि बीच का सेपरेशन L है, और उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा की तरह ही लिखा रहने देंगे। आप देखें E को बेटे अलग कर लें, साइन थीटा को अलग कर लें और Q और L को अलग कर लें। अब Q और L की चर्चा करो तो Q और L क्या देता है ये देखो। Q मतलब चार्ज, L मतलब चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो आप सबको पता है कि Q इंटू L मिलकर के डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा। तो जब ये डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा तो ये क्या बना, P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये कौन है, टॉर्क। सर अभी तो आपने टॉर्क अबाउट A लिखा था, आप टॉर्क लिख दिया सिंपल, अभी बताया नेट फोर्स जीरो है। A के अबाउट निकालो, B के अबाउट निकालो, किसी के भी अबाउट निकालो, सेम आएगा। जवाब है हाँ। तो अगर ये आएगा सेम तो लॉजिकली इसको सिंपल टॉर्क लिख लेगा। अब बात आती है कि सर टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इफ टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो भैया इसको वेक्टर फॉर्मेट में तो लिखो। तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है PE sin थीटा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाला है, तो हम इसको लिखेंगे P क्रॉस E बराबर टाउ वेक्टर। किसी बच्चे का सवाल हो सकता है कि सर इसको P क्रॉस E ही क्यों लिखा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा। ये बहुत वाजिब सा सवाल है, बच्चों के मन में उठ सकता है। तो जवाब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो C वेक्टर फाइनल वेक्टर आएगा, जो टॉर्क वेक्टर आ रहा है, इट मस्ट बी हैविंग सम डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जिस तरह के क्रॉस करने से डायरेक्शन टॉर्क की सही आए वो डायरेक्शन हमें चूज करनी चाहिए। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिखा है P, बाद में लिखा है E। डायरेक्शन निकालने का तरीका है P की तरफ उंगलियों को फैलाएं और E की तरफ मोड़ें, अपने राइट हैंड की फिंगर्स ले, डाइपोल मोमेंट की तरफ फैलाएं और फोर्स की तरफ मोड़ दें, तो ये टॉर्क आ रहा है अंदर। एंड इफ दिस डाइपोल रोटेट्स लाइक दिस, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो टॉर्क है वो आएगा अंदर। मतलब P क्रॉस E करने से टॉर्क अंदर आ रहा है और ये घूम भी ऐसे ही रहा है। लेकिन अगर मैं इसको E क्रॉस P करता हूं, E क्रॉस P करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट बाहर आएगा, लेकिन ये घूम तो क्लॉकवाइज रहा था। तो इस वजह से E क्रॉस P नहीं करना है, P क्रॉस E करना है। ठीक, इस पे बहुत रिजिड रहना है, रिजिड रहना है, यानी कि E क्रॉस P नहीं करना है। इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, क्या क्या बातें याद रखनी कि डाइपोल का टॉर्क किसी भी पॉइंट से निकालो सेम आएगा, नेट फोर्स जीरो की कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का फार्मूला होगा, डाइपोल पे टॉर्क का फार्मूला होगा PE sin थीटा, P क्रॉस E। डायरेक्शन लॉजिक से भी निकल आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखें यहां पर जब टॉर्क का फार्मूला तुमने लिखा है वो लिखा है PE sin थीटा। यहां पर जब थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो तो sin थीटा की वैल्यू ऐसे में 0 हो जाती है, जिसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाता है और हम नाम दिया करते हैं कि जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है। इफ यू सी तो पुराने वाली स्लाइड में ये इक्विलिब्रियम बने हुए हैं आपके सामने, 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला। अगला है थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है ऐसे समय में sin थीटा की वैल्यू 1 होती है, और 1 होने का मतलब ये sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, जिस समय पर टॉर्क की वैल्यू PE होती है। और जो PE टॉर्क की वैल्यू आएगी बेटा
वो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी। आपसे कई बार मैक्सिमम टॉर्क के क्वेश्चंस पूछा करते हैं लोग, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी करेंगे, उसमें टॉर्क की प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो खैर आसान होती है, हो जाएंगे मेरे हिसाब से, बातें समझ आई होंगी, इजी। ठीक, तो जस्ट टेक अ रिकॉल ऑफ इट। हम लोगों ने आज क्या किया है, तो शुरुआत की कहानी जो है, बेटा ऊपर जाओ, पोटेंशियल से शुरू करते हैं। हमने पोटेंशियल से ही कहानी शुरू करी है। एक्सिस पर पोटेंशियल निकाला, फॉर्मूला था P/4πε0r²। फॉर्मूला बिल्कुल अपनी जान से ज्यादा याद होना चाहिए। इक्वेटोरियल डिस्टेंट पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाला, डिस्टेंट पास वाले हर जगह पर पोटेंशियल जीरो निकल के आता है, अप्रॉक्सीमेशन की नीड नहीं है। जनरल पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो P cos θ/4πε0r² होता है, जिसमें से हम डाइपोल को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक पास वाला, एक मतलब एक r के लॉन्ग, एक r के परपेंडिकुलर। r के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से कोई पोटेंशियल नहीं आता, r के अलोंग वाले कंपोनेंट से आता है। यहाँ पर थीटा बहुत स्पेसिफिक है कि थीटा एंगल है डाइपोल मोमेंट और r वेक्टर के बीच। ठीक, डाइपोल मोमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, इक्विपोटेंशियल कर्व आ गया, ऐसा पॉइंट जिसके हर, ऐसा लाइन या सरफेस जिसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन कहलाती है। ये सरफेस, ये लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहते हैं, कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके पास था, और एक्सप्लेनेशन में ये भी समझ आया कि अगर हम इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल कर्व के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज को चलाते, किसी चार्ज को चलाते, तो हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ जाए तो आप लोगों ने सीख रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर रहती है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने स्फेरिकल फील्ड्स के लिए किए, सिलिंड्रिकल फील्ड्स के लिए और कांस्टेंट फील्ड के लिए किया। पॉइंट चार्जेस की फील्ड के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्जेस की फील्ड के लिए सिलिंड्रिकल और कांस्टेंट फील्ड के लिए प्लेनर, व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑलवेज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद डाइपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें तो इसमें नेट फोर्स जीरो आती है हमेशा, लेकिन टॉर्क जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देयर इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो केसेस हैं, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 के, जहां पर डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहता है, नेट टॉर्क भी जीरो होता है। लेकिन थीटा बराबर 0 का जो केस है बेटे, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, और थीटा बराबर 180 का केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। आगे देखें, डाइपोल पर टॉर्क निकालने की कोशिश करें, वही पुरानी कहानी है, ए पॉइंट से टॉर्क निकाल लीजिए और कहिए कि नेट फोर्स 0 है, तो दुनिया में हमेशा टॉर्क वही रहेगा जो पहले था, जिस वजह से टॉर्क का फार्मूला P sin थीटा निकल के आता है। इंपॉर्टेंटली P क्रॉस E निकल के आता है, E क्रॉस P नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम टॉर्क 0 काम कर रहा है और मैक्सिमम टॉर्क TE काम कर रहा है थीटा बराबर 90 पर। ये काम हमें करना था और हमने कर लिया। अब कहानी लेक्चर को कंक्लूड करने की, स्टोरी इज ओवर नाउ, और अब हम करेंगे। आपको धन्यवाद हमें देखने के लिए, फॉलो करते रहिए ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए। ईयर लॉन्ग का मतलब पूरा साल पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, है ना। PCMB जादुई चीज है फिजिक्स, आप इसको पढ़िए मेरे साथ। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, IIT कानपुर में बहुत अच्छा समय बिताया है पढ़ के, और RT एकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। RT एकेडमी पे ही मिलूंगा यहाँ पे आपको, और पूरे साल 11th और 12th की फिजिक्स एग्जॉस्टिवली पढ़ाएंगे। लेक्चर्स की कोई कमी नहीं है अपने पास, खूब डिटेल में काम करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। नहीं किया है शेयर तो शेयर करिए इसे, और अगर आप नए हैं तो करिए सब्सक्राइब। कोई लेक्चर आपका मिसिंग है और आप बीच से देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उन्हें देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए पूरे साल के लिए। मिलेंगे RT एकेडमी पे अगले लेक्चर में, जहां हम एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल और फ्लक्स एक्सेट्रा की बातें कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाम मत भूलना, इंद्रजीत सिंह और RT एकेडमी। थैंक यू।